पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण के साथ मैं हिना जुबैर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बेबी कॉर्न मक्का की वैज्ञानिक बुआई तकनीक पर जानकारी। बकरी पालन एक लाभकारी कृषि सह व्यवसाय पर जानकारी। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत बेबी कॉर्न मक्का की बात करें तो आज के समय में गांव से लेकर बड़े शहरों के 5 स्टार होटलों में इसकी काफी मांग है, जिससे बेबी कॉर्न मक्का की खेती करने वाले किसान अच्छी आय की प्राप्ति करते हैं। तो इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान भाई बेबी कॉर्न मक्के की बुवाई करना चाहते हैं और उनके पास सिंचाई साधन है, वे इस समय बुवाई कर सकते हैं। किंतु अधिक पैदावार लेने के लिए वैज्ञानिक ढंग से बुवाई करनी होगी, क्योंकि अधिकतर किसान भाई जानकारी के अभाव में सही खेत व उन्नतशील प्रजातियों का चयन न कर पाना, असंतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग, बिना बीज शोधन किए खेत में अनुचित नमी की दशा में असमान दूरी पर बुवाई कर देते हैं, जिसका परिणाम खेत में कम बीजों का जमाव, खरपतवारों की अधिकता, कीट व रोगों का प्रकोप इत्यादि के रूप में सामने आता है। अंत में किसान भाइयों को बहुत कम उपज में ही संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, बेबी कॉर्न मक्का की कौन कौन सी है उन्नतशील प्रजातियां तथा कैसे करें बुवाई जिससे अधिक से अधिक उपज मिल सके, इस हेतु संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बेबी कॉर्न मक्का की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की बात है तो मक्के की तरह ही बेबी कॉर्न की खेती भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष भर की जा सकती है, मगर सभी अवस्थाओं में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। उत्तर भारत में अधिक गर्मी के समय में तापमान बढ़ने से भुट्टों का विकास तेजी से होता है, जिसके कारण कोमल अवस्थाओं में ही भुट्टे की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। किसान भाइयों, जहां तक बेबी कॉर्न मक्के की बुआई की बात है तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम बात आती है भूमि के चयन की। इसकी खेती बलुई से लेकर भारी मृदाओं तक सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। अधिकतम पैदावार लेने के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी जिसमें जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा हो तथा जिसका पीएच मान 6 से 7 हो उपयुक्त रहती है। ध्यान रहे कि जल निकास की उचित व्यवस्था भूमि में होनी चाहिए। भूमि का चयन कर लेने के बाद बात करते हैं भूमि की तैयारी पर। गर्मी के दिनों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। बुवाई से पहले एक गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए तथा भूमि में नमी बनी रहे। जहां तक बेबी कॉर्न मक्के के लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की बात है तो बेबी कॉर्न की अच्छी उपज लेने के लिए 130 से 150 किलोग्राम नत्रजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। मक्के की तरह ही फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की 1/3 मात्रा बुवाई के समय ही खेत में मिला देते हैं।
तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद तथा शेष बची दूसरी मात्रा को नरमंजरी निकलते समय दिया जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं बेबीकॉर्न मक्के के उन्नत प्रभेदों के बारे में, जिसके अंतर्गत BL 41, MEH 133, MEH 114, पूसा अर्ली हाइब्रिड 1, पूसा अर्ली हाइब्रिड 2, पूसा अर्ली हाइब्रिड 3 इत्यादि प्रमुख किस्में हैं। किसान भाई इन किस्मों में से किसी एक का भी चयन कर बुवाई कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं बीज दर की। किसान भाइयों, बीज की मात्रा, मृदा में नमी, फसल बोने का उद्देश्य, बोने का समय तथा विधि आदि पर निर्भर करती है। मक्के की तुलना में बेबीकॉर्न के लिए थोड़ी अधिक मात्रा में बीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी फसल कम अवधि की होती है। इसके लिए औसत 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना उचित रहता है। इस प्रकार आपको प्रति हेक्टेयर 1,10,000 से 1,15,000 पौधे की संख्या प्राप्त हो जाती है। बुवाई से पूर्व बीज को थीरम या कैप्टान नामक दवा से 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद जैविक उपचार करें। इसके लिए एक्सोस्पाइरिलम से बीज उपचार कर छाया में सुखाने के बाद ही बुआई करें। जहां तक बुआई विधि की बात है तो बीजों की बुआई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर तथा बीज से बीज की दूरी 12 सेंटीमीटर पर रखकर करना चाहिए। जहां तक किसान भाइयों बेबीकॉर्न मक्के की बुआई के समय की बात है तो उत्तर क्षेत्र में फरवरी से सितंबर माह में किया जाता है। पूर्वी क्षेत्रों में किसान भाई इसे जनवरी से सितंबर माह तक बुआई करते हैं और मध्य, दक्षिण एवं पश्चिमी क्षेत्रों के किसान भाई इसकी बुआई साल भर कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। बसंत ऋतु में उगाई गई फसलों में 8 से 10 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। साथ ही साथ 25 से 30 दिन की फसल में खरपतवार का नियंत्रण करते रहें। किसान भाइयों, अगर मजदूरों की समस्या हो तो ऐसी स्थिति में आप बुआई के दूसरे दिन खरपतवारनाशी दवा एट्राजिन 50% यानी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर खेत में समान रूप से छिड़काव कर दें। जिस खेत में दवा का छिड़काव नहीं किया गया हो उसमें खुरपी की सहायता से निकौनी करें तथा नाइट्रोजन की बची हुई शेष मात्रा को मिट्टी चढ़ाते हुए पौधों के पास दें। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप इन बताई गई वैज्ञानिक बातों को ध्यान में रखकर बेबीकॉर्न मक्का की खेती करते हैं तो सिंचित दशा में संकर प्रजातियों से 60 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बिना छिले भुट्टे प्राप्त हो जाते हैं, जिससे 15 से 20% छिले हुए भुट्टे मिलते हैं। भुट्टों के अतिरिक्त 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे चारे की प्राप्ति भी हो सकती है, जिससे पशुओं के चारे साइलेज बनाने या हरी खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना ले जनता से दूरी, तब जरूरी होता है अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ETV न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे प्रदेश बिहार व झारखंड में ज्यादातर संख्या सीमांत तथा भूमिहीन लोगों की आती है, जो कि जीविकोपार्जन हेतु दैनिक मजदूरी, अल्प भूमि पर खेती एवं पशुपालन को अपनाते हैं। इसी के अंतर्गत पशुधन का महत्वपूर्ण अंग बकरी पालन प्रदेश के इस छोटे तबके के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय व्यवसाय है, जो कि ग्रामीण महिलाओं, बेरोजगार युवकों तथा छोटे किसानों को न केवल घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन उपलब्ध करवाता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने में भी मददगार साबित हो रहा है। इस व्यवसाय में इतनी सारी खूबियों के बावजूद प्रदेश में ज्यादातर बकरी पालक आज भी बकरी पालन को उसी पुराने तरीके से करते आ रहे हैं, जैसे कई दशकों पूर्व किया करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अधिकांश बकरी पालक अपने क्षेत्र हेतु उन्नत नस्लों का चयन, संतुलित मात्रा में आहार व्यवस्था, स्वच्छ जल की उपलब्धता, रोग व बीमारियों हेतु टीकाकरण आदि को अमल में नहीं लाते हैं और जैसे तैसे इस व्यवसाय को चला रहे हैं। जबकि आज के समय में वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं, परंतु कैसे? आइए जानते हैं कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। बकरी एक ऐसा जाति है जिसे वास्तव में यह गरीबों की गाय है। गांव की महिलाएं अपने बचे हुए समय में पालकर या करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बकरी पालन आपके लिए 2-3 कारणों से उपयुक्त होगा। पहला तो यह है कि यह बिल्कुल ही कम जोखिम भरा काम है। अन्य पशुपालन के व्यवसायों से तुलना करें तो इसमें जोखिम कम है। यह कम समय में पूंजी इसमें वापस आने लगती है। 8 से 10 महीने में अमूमन बकरी के बच्चे बिक्री योग्य हो जाते हैं, अर्थात आज जो बकरी का बच्चा पैदा होगा उसे आप 8वें-9वें महीने में बेचकर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो कम समय में आपकी पूंजी वापस आने लगती है, इसलिए यह कम जोखिम भरा काम है पशुपालन के अन्य विधाओं के सापेक्ष में। तीसरा प्रमुख पहलू, इसे पालने के लिए इसके बाजार के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप देखेंगे आपको अपने उत्पाद को लेकर बाजार तक जाना पड़ता है, परंतु बकरी पालन ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम यूं कहें कि बाजार हमारे दरवाजे तक आता है तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। खरीदार खुद घूमते रहते हैं और आपके दरवाजे से बकरी को खरीद करके ले जाएंगे। इसे हमारे वैज्ञानिक जो है पैसे निकलने वाली एटीएम मशीन की संज्ञा देते हैं, अर्थात जब चाहे इसे आप बेच के पैसा प्राप्त करके घर के किसी आपदा से आप निपट सकते हैं या आवश्यक काम आप कर सकते हैं। जहाँ तक इसे पालन पोषण और इसके नस्ल की बात है तो बिहार और झारखंड अथवा इसके आसपास के इलाकों के लिए अगर आप नया फार्म शुरू करना चाहते हैं या बकरी पालन से आप सीधे जुड़ना चाहते हैं नए तरह से, तो आपके लिए ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां उपयुक्त होंगी। मध्यम नस्ल की बकरियां हैं, इनका शारीरिक वजन आमूमन विक्रय के समय 10 से 12 किलो तक होगा और जब आप 1 वर्ष तक ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां पालने के बाद सारी विधाओं से आप प्रशिक्षित हो जाएंगे, जान जाएंगे, फिर आप बारबेरी, बीटल, सिरोही या फिर जमनापारी नस्ल की बकरियां जो बाहर की नस्लें हैं, हमारी आबोहवा जलवायु में एडजस्ट करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जानकारी की जरूरत है, तो आप इसको सेकंड स्टेज में अर्थात द्वितीय वर्ष के अथवा तृतीय वर्ष की योजना में आप इसे समाहित करें। ये नस्ल की बकरियां अमूमन 35 से 45 किलो का शारीरिक वजन होता है। इनकी दूध उत्पादन क्षमता भी अधिक है और ये अच्छी आमदनी दे करके जाती हैं। इनको पालने के लिए अधिक स्थान की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 1000 से 1200 वर्ग फीट का बाड़ा बना लेते हैं तो वो 100 बकरियों के लिए उपयुक्त होगा। बकरी पालने में किसान भाई 2-3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना होगा। एक तो बाड़े के बाहर खुला स्थान अवश्य छोड़ें, कि बकरियों को चरने के लिए और घूमने के लिए स्थान की आवश्यकता पड़ती है। तो ओपन स्पेस, चारों तरफ से बंद चारदीवारी का, या कम पैसे में चाहते हैं तो बांस की चारदीवारी चांचर बना करके घेर कर और बकरियों को रखें ताकि शाम सुबह बकरियां उसमें घूमें। तेज धूप में बकरियों को घर के अंदर रखें और शाम और सुबह उनमें टहलने के लिए छोड़ दें ताकि उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे। बकरियों को खाना फ्री अवस्था में हमेशा खिलाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा। ये बहुत ही साफ सफाई पसंद जानवर हैं और साफ भोजन पसंद करती हैं, इसलिए इन्हें टांग कर भोजन करावें। हैंगिंग पोजीशन में हरी पत्ती, बरसीम, ज्वार, जनेरा, बाजरा, जई की पत्तियां, कटहल, पीपल और शीशम की पत्तियां ये बहुत ही बखूबी खाती हैं। बकरियों का एक और खास बात है कि ये सूखी पत्तियां भी खा करके और अपने शरीर में इसको मांस वृद्धि में सहायक साबित करती हैं। इनमें गाभिन काल 5 महीने का होता है। 5 महीने के बाद ये बच्चा देती हैं। साल में 2 बार ये बच्चा देती हैं। औसतन ब्लैक बंगाल 2 से 3 बच्चा देती है। तो वर्ष में अगर उनको दूध की मात्रा सही से मिलते रहे, मेमने अगर स्वस्थ रहे तो उनके बच्चे
3 से 4 बच्चे आपको एक वर्ष में प्राप्त, जोखिम कम में आप अच्छा कर सकते हैं और आप अपने बचे हुए समय का सदुपयोग कर एक आमदनी का सशक्त माध्यम स्थापित कर सकते हैं। कृषि सह व्यवसायों के रूप में अपनाए जाने वाले व्यवसायों में मुर्गी पालन का प्रमुख स्थान है और बहुत से किसान भाई इसे अपनाकर लाभ कमा रहे हैं, किंतु यह लाभ निरंतर मिलता रहे इस हेतु मुर्गियों के चूजों की देखरेख पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से मुर्गी पालक जानकारी के अभाव में मुर्गियों की ठीक प्रकार से देखरेख नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका मुर्गी पालन व्यवसाय लाभ के बजाय हानि में बदल जाता है। कुछ इसी प्रकार की जानकारी। अभी मुर्गी पालकों के लिए बरसात का समय बीत गया और जाड़े की शुरुआत हो रही है। मुर्गी पालक अभी बच्चा अपने फार्म में डालेंगे। शुरू में अगर ताप प्रबंधन का सही अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 2 सप्ताह तक अगर मेंटेन किया जाए और उसको शुरू के 2-3 दिन तक अगर लीटर की धूल से बचाया जाए कि बढ़वार में तेजी होती है। चूजों का प्रबंधन प्रति 500 चूजे एक घेरे में अवश्य करें। एक घेरे में 500 से ज़्यादा चूजों का प्रबंधन नहीं करें और वहाँ पर 100 कैंडल पावर का बल्ब जले या गैस लाइट जले ताकि ताप 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये दिन और रात दोनों के लिए एक समान होता है। 95 डिग्री से 92 डिग्री तक धीरे धीरे बढ़ते हुए 14वें दिन हमको 90 से 92 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर रखना है। ये 14 दिन का मैनेजमेंट चूजों के लिए ही उनके पूरे जीवन काल में 35 दिन में आप मार्केटिंग करें या 37 दिन में मार्केटिंग करें, ये उनके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। संतुलित आहार में बहुत ही ज़्यादा विकास करने की संभावना होती है और अभी जो चूजे आ रहे हैं वो उन्नत नस्ल के चूजे आ रहे हैं, उनमें खुद भी अति तीव्र विकास की दर होती है। अमोनिया फॉर्मेशन अगर फार्म में नहीं होगा, धूल अगर शुरू में नहीं जाएगा, शुरू में ब्रूडर निमोनिया अगर बच्चे को नहीं होगा, ब्रूडर निमोनिया से अगर फार्मर अपने बच्चे को बचा लेंगे, ऑक्सीजन का प्रवाह मतलब स्वच्छ वायु का प्रवाह अगर फार्म में होता रहेगा तो किसी भी हालत में ये पेट में पानी या एसाइटिस की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। स्वच्छ पानी का इस्तेमाल हो और उसमें सुबह के समय स्वच्छ पानी और सुसुम पानी देने से चूजे पानी भली भांति ग्रहण करेंगे। अतः मुर्गी पालक भाइयों, आप अपने मुर्गियों की देखभाल कैसे करें जिससे इस व्यवसाय से अधिक लाभ मिल सके, इस विषय में जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं RAU पूसा के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार। एक जरूरी मैनेजमेंट चीज है डिबिकिंग करना। डिबिकिंग मीन्स जो इसके चोंच को काटते रहना, क्योंकि इनका चोंच काफ़ी तेजी से बढ़ते रहता है क्योंकि बहुत हाई प्रोटीन डाइट की वजह से, तो ये एक दूसरे को काटना भी शुरू करते हैं जिसको कैनाबिलिज्म बोलते हैं। इससे मोर्टलिटी काफ़ी बढ़ जाता है। ये नमक की कमी की वजह से भी होता है कैनाबिलिज्म। तो पानी में थोड़ा नमक मिलाएंगे और डिबिकिंग करेंगे। डिबिकिंग करने का सबसे सही समय है शुरू का 15वां दिन, और उसके बाद जब 95 से 100 दिन का हो जाएगा यह मुर्गी, तब भी उसको डिबिकिंग करेंगे। डिबिकिंग करने के लिए डिबिकर मशीन बाजार में उपलब्ध है जिससे ऊपर के चोंच को काट देते हैं और उसको कोई गर्म धातु गर्म करके उसको रगड़ देते हैं ताकि उसका चोंच जो है वो फ्लैट हो जाए और किसी को वो नुकसान नहीं पहुंचा सके। जिन किसान बंधु के पास डिबिकर मशीन नहीं है वो घर में हंसुआ खुरपी गर्म करके भी वो डिबिकिंग कर सकते हैं। फीड जैसे शुरू में हम जब ब्रूडिंग पीरियड होता है 0 से 7 सप्ताह तक, उसमें अलग फीड है, फिर स्टार्टर अलग फीड है, और उसके बाद जब लेइंग स्टार्ट करेगा तो उसमें फीड में चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि ये अंडा देती है और अंडा का कवर जो है वो कैल्शियम होता है। तो जब भी 19 सप्ताह के बाद अंडा देना शुरू करता है तो इसमें कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। किसान बंधु चाहे तो खुद अपना
फीड बना सकते हैं, नहीं तो ये बाजार में रेडीमेड फीड उपलब्ध है प्रत्येक स्टेज के लिए। इसलिए किसान बंधु को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है अगर लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। ये नदी, ये पत्थर, ये शहर और ये चेहरे एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं समय के सफर में। फर्श या अर्श सब टिका है टाइमिंग पर, क्योंकि टाइम एक सा नहीं रहता। समय का यही सफर सिमट आता है न्यूज एट 9 PM में। तरक्की की तस्वीर हमारी राजधानी, आते हैं यहाँ लाखों हर रोज, करते हैं समाधानों की खोज। सूबे के विकास के यहाँ होते हैं अहम फैसले, यहाँ के फैशन की चकाचौंध, लग्जरी लाइफस्टाइल के जलवे, होती है जिस पर सबकी नजर, राजधानी की हर छोटी बड़ी खबर पर। राजधानी सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम लोहटा, जिला पटना के कृषक पवन कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आलू की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है। तो पवन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अगर आलू की वैज्ञानिक खेती की बात करें तो सर्वप्रथम खेत के चयन के बारे में जानेंगे। इसके लिए ऊपर वाली भीठ जमीन जो जल जमाव एवं ऊसर से रहित है, जहां सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो, वह खेत आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलटने वाले डिस्क प्लाऊ या MB प्लाऊ से एक जुताई करने के बाद डिस्क हैरो 12 तवा से 2 चास करने के बाद कल्टीवेटर यानी 9 फारा से 2 चास कर लीजिए। अब आपका खेत आलू की रोपनी के लिए तैयार हो जाता है। प्रत्येक जुताई में 2 दिनों का अंतर रखने से खरपतवारों में कमी आती है तथा मिट्टी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। खेत तैयारी का यह कार्य आप रोटावेटर नामक कृषि यंत्र से भी कर सकते हैं, जिससे आपकी लागत, समय एवं श्रम की बचत होगी। इसी समय खरपतवारों की मुक्ति के लिए जुताई से 1 सप्ताह पूर्व ग्लाइफोसेट नामक रसायन 42% प्रति लीटर पानी में 2.5 मिलीलीटर दवा का घोल बनाकर छिड़काव करने से फसल के बाद की अवस्था में उगने वाले खरपतवारों में कमी आती है। आइए जानते हैं खाद उर्वरकों के संबंध में। इसमें सड़े हुए गोबर की खाद 200 क्विंटल 5 क्विंटल खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाना चाहिए। खल्ली में आप अंडी, सरसों, नीम या करंज जो भी आसानी से मिल जाए उसका व्यवहार करें। रासायनिक उर्वरकों में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन जो लगभग 330 किलोग्राम यूरिया से प्रति हेक्टेयर की दर से पूर्ति होती है डाला जाता है तथा 90 किलोग्राम स्फूर और 100 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर से व्यवहार करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटैश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही दी जानी चाहिए। यूरिया की शेष आधी मात्रा अर्थात 165 किलोग्राम रोपनी के 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाने के समय डाला जाता है। अब आइए जान लेते हैं अगेती आलू के उन्नत प्रभेदों के बारे में। तो इसके अंतर्गत राजेंद्र आलू 3, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी पुखराज, कुफरी सतलज, कुफरी आनंद, कुफरी बहार मध्य एवं आगात के लिए प्रचलित प्रभेद हैं, जो कि 90 से लेकर 105 दिनों की अवस्था में परिपक्व हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं बीज दर की। आलू के एक कंद का वजन 30 से 40 ग्राम होना चाहिए। प्रति हेक्टेयर 30 से 35 क्विंटल कंदों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, आलू के बीज का भार 80 ग्राम से अधिक हो तो कंदों को काट कर ही बोना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि प्रत्येक काटे गए उसमें एक आंख होनी चाहिए। बीज की प्राप्ति किसी विश्वसनीय संस्थान से करनी चाहिए। रोग रहित स्वस्थ बीज बुआई के 10 दिन पूर्व शीत गृह से निकाल लेना चाहिए तथा बीजों का अंकुरण करा लेना चाहिए।
इसके उपरांत मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर कंदों को उपचारित करते हैं। आलू की बुआई के लिए आलू के शुद्ध फसल के लिए 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर रखते हैं। छोटे कंदों को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा बड़े कंदों को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई की जाती है। आलू बुआई के समय ही मिट्टी चढ़ाकर लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचा मेड़ बना दिया जाता है तथा उसे कुदाली से हल्का थपथपाकर मिट्टी दबा दिया जाता है ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे तथा सिंचाई में सुविधा हो। यदि आपके पास पोटैटो प्लांटर उपलब्ध है तो इससे भी आप आलू की बुआई कर सकते हैं। इसके द्वारा समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। बुआई के 30 दिन बाद यूरिया की शेष आधी मात्रा डालकर पंक्तियों में मिट्टी चढ़ा दी जाती है। जहां तक सिंचाई प्रबंधन की बात है तो पहली सिंचाई बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही कर देनी चाहिए। पहली सिंचाई हल्की होनी चाहिए ताकि पानी मेड़ के ऊपर न आए। भारी मिट्टी में आवश्यकता अनुसार 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अब आइए जानते हैं पौध संरक्षण के बारे में। आलू की फसल में अगेती एवं पिछेती झुलसा रोगों का प्रकोप देखा जाता है, जिनके सुरक्षात्मक छिड़काव हेतु आप मैंकोजेब नामक रसायन का 10 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। आलू की रोपनी के 60 दिन बाद प्रत्येक पंक्ति में घूमकर फसल को देख लें। यदि आलू का कंद दिखलाई पड़े तो उसे मिट्टी से ढक दें, नहीं तो उसका रंग हरा हो जाएगा। इस प्रकार किसान भाइयों 90 से 105 दिनों में आपकी आलू की अगेती फसल तैयार हो जाती है। बाजार भाव एवं आवश्यकता को देखते हुए आलू की खुदाई करें। बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अगर आप आलू की खेती करेंगे तब आप 60 दिनों की खुदाई के उपरांत 100 क्विंटल, 75 दिनों की खुदाई के उपरांत 200 क्विंटल, 90 दिनों की खुदाई के उपरांत 300 क्विंटल तथा 105 दिनों की खुदाई के उपरांत 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकेंगे। आइए एक नजर डालते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।